हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने यहाँ पर हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। देखो, इसके अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए बायोलॉजी की तरफ से बन जाते हैं। इसमें कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, इन सब पर आज हम चर्चा कर रहे होंगे। यदि मैं आपसे कहता हूँ कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है, तो इसके अंतर्गत आप लोगों को पादप जगत के अंतर्गत लैंगिक जो आपके जनन होते हैं और लैंगिक जनन होते हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है। लैंगिक जनन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे एक लिंगी होगा, जो एक लिंगी पुष्प होते हैं, और उभयलिंगी पुष्प क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ना होगा। मानव के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो आप लोगों को लैंगिक जनन में और अलैंगिक जनन के अंतर्गत यहाँ पर कुछ जीव होते हैं जिसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। देखो, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि मैं लैंगिक के अंतर्गत करूँगा एक लिंगी की, तो इसमें मानव आता है, जहाँ से महत्वपूर्ण बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं जो अभी हम इस पूरे लेक्चर पर चर्चा करने वाले हैं। यह लेक्चर आप लोगों का लगभग 30 मिनट का होने वाला है। इस 30 मिनट में से ना जाने कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बन जाएंगे, ये आप लोग यहाँ पर इस पूरी वीडियो के तहत देख रहे होंगे। जितने भी सीरियस स्टूडेंट हैं वह इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों के लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट तथ्यों पर ही चर्चा की जाएगी। देखो, महत्वपूर्ण क्या है, द्विलिंगी अलैंगिक के अंतर्गत ये पूछा जाता है। जैसे मानव, जैसे आप लोगों का पादप जगत है, वैसी यहाँ पर जीव जगत के अंतर्गत यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाएगा। द्विलिंगी लैंगिक के अंतर्गत तो केचुआ और जौक आ जाएगा। एक लिंगी के अंतर्गत बात करेंगे तो यहाँ पर मानव आ रहा होगा। ठीक है, अलैंगिक के अंतर्गत क्या क्या हैं उसको भी हम आगे अभी पढ़ रहे होंगे। इसके बाद हम इसमें क्या पढ़ेंगे, मानव हार्मोनों के प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं, इन सबको हम समझेंगे। मादा जनन तंत्र को हम अच्छे से समझ रहे होंगे और पुरुष जनन तंत्र को हम अच्छे से यहाँ पर समझ रहे होंगे। उसके बाद ये हमारा लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ये बिल्कुल मानकर चलें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 10th क्लास के 8th चैप्टर है, 10th क्लास का 8th चैप्टर है, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं और यहाँ से प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं, इस पूरे के पूरे लेक्चर में हम समझने वाले हैं। हम यहाँ पर जोशी सर क्लासेस देवभूमि की तरफ से आप लोगों को ये पूरा पढ़ा रहे हैं। दूसरा, आप लोगों के लिए हम लोगों ने इंग्लिश का मॉक टेस्ट कर लिया था, जिसका हमने वीडियो डाला था। लगभग बहुत सारे विद्यार्थी उसको देख चुके हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों ने उस पूरे टेस्ट को हम लोगों से परचेज़ भी किया था। अब उसके बाद 28 तारीख को यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, 28 यहाँ पर मई को आप लोगों के लिए हिंदी माध्यम से इम्पॉर्टेंट एक मॉक टेस्ट होने जा रहा है, जिसकी हम रजिस्ट्रेशन फ़ीस यहाँ पर आप लोगों से 26 को लेते हैं। टेलीग्राम पर यहाँ पर बिल्कुल ये सारी चीज़ें पेड हो जाती हैं। अब हम बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोगों को हमारे साथ बने रहना है। अब यहाँ से सबसे पहला आता है, जब मैंने आपसे बात करी थी यहाँ पर अलैंगिक के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, तो प्रश्न डायरेक्ट ये बन जाता है आप लोगों का, जो अमीबा है, अमीबा और पैरामीशियम में द्विखंडन अलैंगिक प्रक्रिया होती है। अभी हम बात कर रहे हैं एक कोशीय अलैंगिक जनन के अंतर्गत, किसमें, यहाँ पर हमने जंतु के अंतर्गत बात कर रहे हैं। जंतु के अंतर्गत एक कोशिकीय अलैंगिक जनन की बात की जा रही है, जिसमें अमीबा और पैरामीशियम में द्विखंडन विधि के द्वारा यहाँ पर जनन होता है। प्लाज्मोडियम, याद रखना, प्लाज्मोडियम ये मलेरिया, आप लोग सब जानते हैं, मलेरिया का वाहक होता है। इसमें बहुविखंडन होता है। अमीबा और पैरामीशियम में द्विखंडन होगा, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन विधि द्वारा जनन किया जाएगा। बीजाणु जनन किसके अंतर्गत होता है, अमीबा के अंतर्गत होता है। ये तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये एक कोशिकीय अलैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं जंतुओं में ही, ये आप लोगों के हो जाएंगे बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय याद रखना, बहुकोशिकीय की जब हम बात करते हैं तो उसमें अलैंगिक जनन खंडन में यदि हम बात करेंगे तो हाइड्रा दर्शाता है। मुकुलन के अंतर्गत हाइड्रा दर्शाता है। एक आता है आपका पुरुद्रभवन, पुरुद्रभवन के अंतर्गत आप लोगों का होता है हाइड्रा और पैलिनेरिया। अब पुरुद्रभवन क्या होता है, ऐसा विधि जिसके अंतर्गत अगर वाला हिस्सा, जैसे मान लो एक ये आप लोगों का जंतु है, अगर ये बीच से कट हो जाता है तो इसका आधा कटा भाग और आधा कटा भाग पुनः एक नए जीव को विकसित या कर लेते हैं, या फिर एक अपना अलग अंग बना के दोबारा से जीवन यापन करते हैं। ये हाइड्रा और पैलिनेरिया करता है। ये प्रश्न डायरेक्ट आप लोगों से उदाहरण में पूछे जा सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट और प्रश्न हैं जिन पर अगर हम देखते हैं,
तो यहाँ पर आप देखो सबसे पहला आपका आता है दो कोशिकाओं जो समसूत्री विभाजन। आपको अब पता होना चाहिए समसूत्री विभाजन क्या है और अर्धसूत्री विभाजन क्या है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ बता देना चाहता हूँ। जो पादप जगत के अंतर्गत जो आप लोगों का अलैंगिक विभाजन होता है वो समसूत्री के अंतर्गत होता है, लैंगिक विभाजन अर्धसूत्री के अंतर्गत होता है। ध्यान से देख लीजिए क्या कह रहा हूँ मैं। पादप जगत के अंतर्गत जो आप लोगों का अलैंगिक विभाजन होता है वो यहाँ पर क्या होगा, अर्धसूत्री होगा। ठीक है, अर्धसूत्री होगा। और जो यहाँ पर आप लोगों का विभाजन इसके अंतर्गत अलैंगिक के अंतर्गत समसूत्री है और अर्धलैंगिक के अंतर्गत समसूत्री विभाजन होता है। और जो क्या कहते हैं लैंगिक जनन है उसमें समसूत्री, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा। दो कोशिकाएं जो समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप बनती हैं तो वह कैसी होती हैं, हमेशा समान होंगी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न की बात करेंगे स्पाइरोगारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, में जनन की कौन सी विधि अपनाता है, तो खंडन या विखंडन अपनाता है। अभी मैंने इससे पहले अमीबा, आप लोगों को पैरामीशियम, हाइड्रा और ये सब की बात बताई। ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे, आप लोगों के ये आप क्या आ रहे होंगे, जंतु जगत के अंतर्गत। ठीक है, हाइड्रा और पैलिनेरिया में जनन की कौन सी विधि होती है, मैंने पीछे बता दिया आप लोगों को। पुनर्जन्म की जो विधि होती है, इस विधि के अंतर्गत टुकड़ों में टूट जाता है जीव और वह टुकड़े नए जीव में विकसित हो जाते हैं, इसके अंतर्गत होता है। हाइड्रा यह पुनर्जन्म वाली एक क्षमता वाली कोशिका का उपयोग करता है। किसके लिए उपयोग करेगा, मुकुलन के लिए करा जाता है। अब आप कहेंगे मुकुलन क्या है, तो मुकुलन को थोड़ा परिभाषित कर देते हैं। कोशिकाओं में विभाजन से जीव पर एक उभार विकसित होता है। एक ऐसे करके धीरे बाहर से थोड़ा सा निकल जाता है, धीरे धीरे करके याला हिस्सा अलग होके एक नया जीव बन जाएगा। आशा करता हूँ आपने ये पूरा सब पढ़ा होगा। ऐसे ही ईस्ट, हाइड्रा और पेनिलिया याद रखना, ये इसके उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बार प्रश्न बन जाता है राइनोपस बीजाणु समाधान में अलैंगिक जनन दर्शाता है। राइजोपस और यूलोथ्रिस की बात करेंगे तो विखंडन के अंतर्गत, या फिर यहाँ पर हम बात करेंगे राइजोपस की तो बीजाणु द्वारा भी ये अलैंगिक जनन दर्शाते हैं। ये अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर किसके अंतर्गत, पादप जगत में अलैंगिक जनन में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते थे वो पूरे पढ़ा दिए। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। मादा युग्मक में कौन सी जनन कोशिकाएं होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए छोटी और गतिशील होती हैं। ये किसके बारे में बात की गई है, ये आप लोगों से की गई है यहाँ पर लैंगिक जनन के अंतर्गत। यदि अगर मैं आपसे बात करूँगा आवर्त बीजी के जनांग किस में अविकसित होते हैं, तो पुष्प के अंतर्गत विकसित होते हैं। अब थोड़ा पुष्प को समझ लेते हैं। यदि हम बात करेंगे पुष्प की, तो पुष्प में जो जनन अंग होता है वो कौन कौन सा होगा, एक तो पुंकेसर होगा, एक होगा स्त्री केसर। ठीक है, पुंकेसर कैसे करके, यहाँ पर हवा द्वारा, जल द्वारा, प्राणियों द्वारा, या फिर एक पुष्प में एक ही विधि से, जैसे एक ही पुष्प में भी हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे वहाँ पर, यदि एक पुष्प के अंतर्गत होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं। यदि अलग अलग उसमें होगा तो उसको उभयलिंगी कहा जाएगा। आशा करता हूँ आप इस चीज़ को समझे होंगे। पुष्प जनन अंग कौन सा है, तो पुंकेसर है और स्त्री केसर है। यदि ये दोनों एक ही पुष्प के अंतर्गत होंगे तो एकलिंगी होगा। जिस पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, ऐसे को क्या कहा जाता है, उसको उभयलिंगी कहते हैं। जिसमें ये अलग अलग होगा उसको एकलिंगी कहेंगे। इस चीज़ को आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, थोड़ा सा इससे पहले मेरा मिस हो गया था। ठीक है, अब स्त्री केसर क्या है, स्त्री केसर क्या है, वर्तिकाग्र का बना हुआ भाग होता है। ये महत्वपूर्ण है। देखो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यदि आपने पूरा करा होगा तो ये बिल्कुल ऐसे करके पूरा एक चित्र बनता है। इसमें से ये वर्तिकाग्र होता है। इस वर्तिकाग्र का जो भाग होता है वो क्या होगा, आप लोगों का स्त्री केसर होता है। इसमें जो ऊपर जो ऐसे करके बने होते हैं ये आप लोगों के क्या होंगे, ये इम्पॉर्टेंट हैं। यही होते हैं आप लोगों के जो यहाँ से उड़कर जाते हैं फूल में से और किसके वर्तिकाग्र में आकर चले जाते हैं। ये फूल के लिए है। जब अभी हम आगे परागण की बात करेंगे तो उसके अंतर्गत होगा। देखो वर्तिकाग्र के बना हुआ भाग क्या होगा, स्त्री केसर होगा। परागण की बात करते हैं, एक ही पुष्प में परागकण
का स्थानांतरण पुंकेसर से वर्तिकाग्र में होता है। तो ये कैसे होगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एक ही पुष्प के अंतर्गत होगा तो परागण कहते हैं। एक होता है पर परागण, वो होता है दो अलग अलग पुष्पों में पुंकेसर का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, वो क्या हो जाएगा, पर परागण कहलाएगा। बस इन दोनों में यही अंतर है। परागण क्या है, एक ही पुष्प के लिए है। एक ही पुष्प में यदि पुंकेसर वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो वो परागण में आएगा। पर परागण क्या है, दो अलग अलग पुष्पों में जब पुष्प में पुंकेसर वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा तो वो पर परागण के अंतर्गत आएगा। आशा करता हूँ आप इसको समझे होंगे अच्छी तरह। अगर मैं कहूँगा पर परागण किसके कारण होता है, वायु के कारण होता है, जल के कारण होता है और प्राणी के कारण होता है। ये महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न बार बार आप लोगों के उसमें पूछे जा सकते हैं। देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं उसको समझ लेते हैं। अगर हम बात करते हैं पादप के जनन क्रिया की, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए पादप की जनन क्रिया हमने अलैंगिक भी बता दी, लैंगिक भी बता दी। देखो जब हम बात करते हैं अलैंगिक की, किसकी बात करते हैं हम लोग, यहाँ बात करेंगे अलैंगिक की तो वो होती है समसूत्री। लैंगिक की बात करेंगे तो वो होगी अर्धसूत्री। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ आप लोगों को ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, अलैंगिक कौन कौन से थे मैंने इससे पहले आप लोगों को बता दिया। स्पाइनोगोरा होता है, हाइड्रोप्लेनेरिया होता है, मुकुलन विधि द्वारा कैसे करके ईस्ट हाइड्रा पेनेरिया करते हैं, विखंडन विधि द्वारा राइजोपस और यूलोथ्रिस करते हैं, ये मैंने आपको अलैंगिक में बता दिया था। पुष्प के अंतर्गत जो होता है लैंगिक के अंतर्गत होता है, इसमें परागण होता है और परपरागण होता है। स्त्री केसर पुंकेसर इसी के अंतर्गत होते हैं। देखो ये महत्वपूर्ण है, पुष्प की पूरी विधि आप लोगों से सिर्फ यही पूछी जा सकती है कि पुष्प के अंतर्गत जो जनन भाग होगा वो कौन सा होगा, पुंकेसर या स्त्री केसर। ये पूछा जाएगा स्त्री केसर किसका बना होता है, तो वर्तिकाग्र का बना होता है। परागण में क्या होता है, एक ही पुष्प के अंतर्गत यदि पुंकेसर वर्तिकाग्र के अंतर्गत आ जाता है तो परागण होता है। पर परागण वह होता है जब दो अलग अलग प्रकार के पुष्प एक ही पुष्प मतलब दो अलग अलग प्रकार के पुष्प में पुंकेसर वर्तिकाग्र में पहुंच जाता है, किसके द्वारा, वायु जल और प्राणी के द्वारा, तो उसको पर परागण कहते हैं। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ क्या है इस चीज़ को आप लोग देख लेना। यदि हम बात करेंगे यहाँ पर इसके अंतर्गत बात करेंगे लैंगिक के अंतर्गत कुछ चरण होते हैं पादप के अंतर्गत। इसमें क्या होगा, एक तो सबसे पहले युग्मक बनाते हैं, फिर परागण होगा, फिर निषेचन होगा, फिर बीजों और फलों का निर्माण होगा। ये डायरेक्ट आपको याद करने हैं बिल्कुल इसी सीरीज में। सबसे पहले युग्मक बनेंगे कैसे करके, फिर परागण मैंने आप लोगों को ऊपर बता दिया, एक ही पुष्प में जब स्थानांतरण होता है पुंकेसर का वर्तिकाग्र के साथ। ठीक है, निषेचन के साथ क्या होता है, जब एक कण दूसरे कण से मिलेंगे तो उससे नए बीज का उत्पन्न होगा और बीजों और फलों का यहाँ निर्माण करना चौथे नंबर का चरण होता है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा पादप जगत के अंतर्गत लैंगिक के अंतर्गत। देखो ये तो था अलैंगिक की, अब आएगा अलैंगिक के अंतर्गत। तो इसमें सबसे पहला आता है विखंडन विधि, फिर आता है द्विखंडन विधि, फिर आता है मुकुलन, फिर आता है कायिक प्रवर्धन। देखो हमने मुकुलन को अच्छी तरह मैंने इससे पहले थोड़ी देर पहले बता दिया, विखंडन और द्विखंडन भी बता दिया। कायिक प्रवर्धन क्या होता है इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। आप लोगों ने कभी शकरकंद या हो सकता है इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो गन्ना और या फिर आप लोगों ने अंगूर, ये सारी चीज़ें कभी ना कभी लगाई होंगी, तो उनके ही कुछ भाग को काट कर दोबारा से बो दिया जाता है, इसी को कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूंगा गुलाब की बात करेंगे, गन्ना की बात करेंगे, अंगूर की बात करेंगे, इसी के अंतर्गत आता है। कुछ प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होते हैं उनको समझ लेते हैं। ये तो होते हैं मानव द्वारा, जब मानव इनको बोता है। एक होता है प्राकृतिक में जो होता है कायिक प्रवर्धन, उसमें कैसे कैसे होते हैं, उसमें सबसे पहले आपको देखेगा जड़ों द्वारा। जड़ों में क्या क्या आएगा, शकरकंद और पुदीना आएगा। पत्तियों के अंतर्गत आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बायोफिल्म। ये प्रश्न बहुत बार आपके उसमें बनकर आया है। बायोफिल्म में जो कायिक प्रवर्धन होता है किसके द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा। एक होता है बीगोनिया, एक होता है घाव पत्ता, ये तीनों पत्तियों के द्वारा होते हैं। तनों के द्वारा आलू, अरबी, जलकुंभी। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूंगा तो तनों में भी कुछ प्रकार हैं। तो सबसे पहले तनों द्वारा जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होते हैं उनको समझ लेते हैं। तो भूमिगत जो तने होते हैं उनमें आलू आ जाएगा, अरबी आ जाएगा,
ठीक है, जिमीकंद आ जाएगा और अदरक आ जाएगा, ये भूमिगत तनों के अंतर्गत है। अर्धवायवीय यानी आधे भाग वायु में होते हैं, तो वे कौन कौन से हो सकते हैं? स्ट्रॉबेरी आ जाएगा, जलकुंभी आ जाएगा। अगर हम बात करेंगे वायु में जो तने होते हैं उसकी बात होती है तो अनानास हो जाता है। आशा करता हूँ आपने यहाँ तक ये पूरा जो पादप का हम लोगों ने पूरा लैंगिक और लैंगिक जनन पढ़ा वो आपने पूरा अच्छी तरह कर लिया होगा, आपको समझ में आया होगा तो अच्छी बात होती है। अगर नहीं आया है तो इस वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की पूरे चांस हैं, क्योंकि हमने इसमें सारे उदाहरण जितने भी हो सकते हैं पूरे कंप्लीट कराए हैं। अब मेन आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है आप लोगों का कि जीव में आप लोगों को मैंने बता दिया कि पादप कैसे करते हैं। अब हम आ जाते हैं मानव के अंतर्गत, मानव कैसे करेंगे। तो मैंने मानव का आप लोगों को पहले से ही बता दिया। और अब इसके अंतर्गत यदि हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो सबसे पहले एक छोटी सी और छोटा पॉइंट रह गया था, अनुकरण। देखो अनुकरण क्या होता है, यहाँ पर बीज भावी पीढ़ी, बीज में भावी पीढ़ी अथवा भ्रूण उपस्थित होता है तो परिस्थितियों में नरोवृद्ध में विकसित हो जाता है, उसको अनुकरण कहते हैं। ये पूरी परिभाषा आपको रटी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ये सीधे डायरेक्ट परिभाषा लिख देंगे और पूछेंगे यह प्रक्रिया किसके अंतर्गत होती है, तो अनुकरण के अंतर्गत होती है। दोबारा बोलता हूँ, बीज भावी पीढ़ी, बीज में भावी पीढ़ी अथवा भ्रूण उपस्थित होता है तो विभिन्न परिस्थितियों में नरोवृद्ध में विकसित हो जाते हैं। और ये जो विकसित हो रहे हैं किस रूप में होंगे, अनुकरण के साथ होते हैं। यदि मैं बात करूंगा, अब यहाँ पर हमारा आ जाता है मानव के अंतर्गत जनन की बात करेंगे। इससे नीचे जितनी भी करेंगे इसमें हम लोग मानव जनन तंत्र तथा मानव में पुरुष जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र की बात करेंगे, ठीक है। अब जब मानव नर में शुक्राणु भ्रूण में बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जो जो प्रश्न यहाँ पर मैं बताऊंगा ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। देखो, मानव जो नर में जो शुक्राणु बनेंगे, कहाँ बनेंगे? भ्रूण के अंतर्गत बनते हैं। नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, बहुत बार बन जाते हैं, ठीक है। अभी हम आगे बताएंगे मादा जनन कौन से होते हैं। एक आप लोगों का आता है, ये क्या है? ये है जनसंख्या जो वृद्धि हुई थी उसको रोकने के लिए महिलाओं में यहाँ पर होता है, अंडवाहिकाओं में की जाती है ट्यूबेक्टोमी, इसको देख लेना। एक होता है वैसेक्टोमी, यह आप लोगों का क्या होता है? पुरुष की शुक्रवाहिनियों को काटकर बांधना होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, पूछ लिया जाता है, ये बार बार पूछा जाता है। जो आपका नलबंदी होती है किसके अंतर्गत होती है? अंडवाहिकाओं के अंतर्गत होती है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा जो नसबंदी होती है किसके अंतर्गत होती है? शुक्रवाहिनियों के काटकर उसको बांधना ही कहते हैं, किसमें? पुरुषों के अंतर्गत होगी। ये दोनों आप लोगों को अच्छे से करके जाने हैं, पिछली बार यहाँ से प्रश्न बन गया था, ठीक है। नर लैंगिक में जो हार्मोन होगा टेस्टोस्टेरोन होगा, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लेना। नर का जो प्रथम जनन अंग होता है उसको भ्रूण कहते हैं, ठीक है। यदि मैं बात करूंगा ऐसी मादा के अंतर्गत, तो मादा का क्या हो जाएगा? अंडाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडाशय आ जाएगा। ये प्रश्न बहुत बार बनते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ को आप लोग देख लेना। तो आगे यहाँ पर हम देखते हैं नर जनन तंत्र में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको अब हम यहाँ देख लेते हैं, क्या क्या इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो सबसे पहला आता है वृषण, जो हमने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि नर जनन का जो सबसे पहला अंग होगा वो यही होता है। इसका तापमान शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है? क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होगी इसकी? शुक्राजन नलिकाएं होती हैं, इस चीज़ को देख लेना। इसमें उपस्थित कौन सी है? लेडिन सेल्स होती हैं, लेडिन सेल्स होती हैं जो टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती हैं। ये बहुत बार प्रश्न बन जाता है कि टेस्टोस्टेरोन किसके द्वारा स्रावण किया जाता है, तो ये तो सेल्स हैं लेडिन सेल्स। अगर मैं बात करूँगा किस में होता है, तो वृषण के अंतर्गत होता है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। अगर हम बात करेंगे शुक्रवाहिनी की, तो इसके अंतर्गत अधिवृषण शुक्राणुओं का समूह होता है। आपको पता होना चाहिए अधिवृषण के अंतर्गत क्या होता है? शुक्राणु जितने भी हैं परिपक्व होते हैं और शुक्रवाहिकाओं का समूह होता है जिसमें शुक्राणु परिपक्व होते हैं। ये मैंने बहुत बार बता दिया। अगर वहाँ
वृषण नहीं आएगा तो शुक्र वाहिनी भी इसका सही उत्तर हो रहा होगा। ठीक है, अब आपको मूत्र मार्ग और श्वसन के बारे में पूरा अच्छी तरह पता होगा, तो इसके बारे में आप लोग खुद कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा सहायक ग्रंथियों की। तो सहायक ग्रंथि में जो मानव के अंतर्गत हैं वो कौन सी हैं? एक तो आती है प्रोस्टेट। याद रखना, प्रोस्टेट जो ग्रंथियाँ इसके अंतर्गत बनेंगी सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत, ये क्या क्या होती हैं? यह क्षारीय द्रव होता है। मूत्र में जो अम्लता की मात्रा बड़ी होती है उसको यह नियंत्रित करता है। वीर्य का ये मुख्य भाग होता है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, ये महत्वपूर्ण है। जब ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसका धीरे धीरे चल के बाद में इसका कैंसर भी बन जाता है, इसको काटना पड़ता है। ये सारी चिकित्सा द्वारा किया जाता है। प्रोटेस्ट कैंसर जिसको कहते हैं, प्रोटेस्ट ग्रंथियाँ क्या क्या काम करती हैं मैंने यहाँ सब बता दिया। यह एक क्षारीय द्रव है। पूछ लिया जाएगा कि क्षारीय द्रव कौन सी ग्रंथि हैं, तो यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथियाँ हैं। मूत्र में अम्लता का एसिड को कम करती हैं और वीर्य का मुख्य भाग होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को देख लेना, ये नर के अंतर्गत होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। एक आपका आता है क्रॉपर ग्रंथियाँ या फिर इसको कहेंगे बुल ब्राउ रेथ्रॉल ग्रंथियाँ। याद रखना, ये दोनों के नाम से जानी जाती हैं। यदि मैं आपसे बात करता हूँ इसके अंतर्गत, यह प्रोटेस्ट ग्रंथि जो प्रोटेस्ट ग्रंथि के पीछे का भाग होता है, यह भी क्षारीय द्रव होता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि यह स्नेहक की तरह कार्य करता है, लुब्रिकेंट की तरह कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह देख लेना। ठीक है, यहाँ पर तो हमने अभी नर जनन जो तंत्र थे उसको समझा। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं मादा जनन तंत्र के अंतर्गत। इसके अंतर्गत यदि आप सबसे पहला जो टॉपिक देखेंगे उसमें आता है अंडवाहिनी, दूसरा आता है गर्भाशय, फिर आएगा योनि, फिर आएगा आप लोगों का सहायक ग्रंथि, फिर सहायक जनांग इसके अंतर्गत आ रहा होगा। यदि मैं आपसे कहूँगा अंडाशय के अंतर्गत, तो यह प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करती हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे पहले मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, टेस्टोस्टेरोन कौन करेगा? टेस्टोस्टेरोन कौन करेगा? वृषण करेगा। यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन जो महिलाओं के अंतर्गत एक यहाँ पर हार्मोन होगा, उसको कौन करेगा? ये कौन करेगा? इसको अंडाशय कर रहा होगा। और यह प्राथमिक जनन अंग होता है मादा के अंतर्गत। ठीक है, फिर बात करते हैं अंडवाहिनियों की। तो यहाँ पर इसको डिंब वाहिनी भी कहा जाता है। यह यहाँ पर इसको देख लेते हैं, यह अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पूछ लिया जाएगा अंडाशय को गर्भाशय से कौन जोड़ता है, तो अंडवाहिनी जोड़ते हैं। हर एक महिलाओं के अंतर्गत या मादाओं के अंतर्गत 2 अंडवाहिनी होती हैं। प्रश्न पूछ लिया जाता है कितने सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर लगभग होती हैं। ठीक है, बात करते हैं, यह निषेचन का एक केंद्र होता है। अंड के मोचन की क्रिया को क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। इसको मैं आपको थोड़ा सा भी दिखा देता हूँ, एक सेकंड, यहाँ पर देखना, एक सेकंड। ये है आप लोगों का, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। ये क्या लिखा है? अंडोत्सर्ग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंड के मोचन की क्रिया अंडोत्सर्ग कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं गर्भाशय की। तो गर्भाशय क्या है? उल्टी नाशपाती के आकार का होता है। भ्रूण अपरा इसी के अंतर्गत होता है। याद रखना, जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा क्या होता है? इन सबको अभी मैं पूरा अच्छे से बताने वाला हूँ। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं योनि की। तो मूत्र मार्ग व गुदा के बीच का अग्रभाग खुलता है। ये आपने पढ़ा ही होगा, अच्छे से इसको समझ लेना। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं उसको बता रहा हूँ जहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं। अब पूछ लिया जाता है कि मादा के अंतर्गत 3 ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो स्तन ग्रंथि होती है जिससे दूध स्रावित होता है। एक इंपॉर्टेंट है कॉर्पस लियोथीरियम, याद रखना, लियोथीरियम होती है। याद रखना, कॉर्पस लियोथीरियम होती है। इसमें प्रोजेस्टेरोन भी स्रावित होता है। ठीक है, इसमें एक और स्रावित होता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बार आपके बन जाते हैं। इसके अंतर्गत यदि मैं आपसे बात करूँगा तो इसमें एक आपका मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, फिर मैं आपको बता दूंगा। इसमें एक और होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत एक और होता है, ये आपका प्रोजेस्टेरोन भी स्रावित करेगा और एक आपका और भी यहाँ पर स्रावित करता है, जिसको मैं अभी आगे थोड़ा सा बता दूंगा। ठीक है, तो आगे आप देखते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन, ये आपका सेक्स हार्मोन होता है। इसके अंतर्गत पूछ लिया जाता है मानव के अंतर्गत कौन कौन से हार्मोन हैं, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है और एजिस्ट्रोजन हार्मोन इसी के अंतर्गत होता है। ठीक है, अब आ जाता है बाह्य जन अंग की बात कर लेते हैं। तो इसकी बात करते हैं, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
इसके अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो जगन सहल है, ठीक है। फिर बात करेंगे बृहद बह गोष्ठ है, लघु बह गोष्ठ है और भग शिश्न या भग सेफ, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बार बार आपके यहाँ से डायरेक्ट किस में पूछे जा सकते हैं, मैच द फ्लोइंग में पूछे जा सकते हैं या फिर आपसे MCQ के तौर पर यहाँ से डायरेक्ट बन जाएंगे। इन चारों में से पूछ लिया जाएगा कौन सा निम्न में से बाह्य जनांग नहीं है, ठीक है। दो मादा के कौन कौन से हार्मोन है, एजिस्ट्रोजन है, ठीक है, इस चीज़ को देखना, एस्ट्रोजन है और एक प्रोजेस्टेरोन है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना, ठीक है। यदि हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इसमें अंडाशय में जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो उत्पन्न होता है, ये क्या है, अंडवाहिनियाँ, जिसके अंतर्गत निषेचन का प्रमुख केंद्र होगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसी के अंतर्गत ये अंडाशय जो है ये प्राथमिक जनन तंत्र होता है, मानव का अंग होता है। ऐसे ही करके वृषण क्या है, आपका नर का प्रथम जनन अंग है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, अब उनको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर यदि मैं आपसे बात करता हूँ मानव हार्मोन के अंतर्गत देखो कुछ एक दो और होते हैं महिलाओं के अंतर्गत, एक LH होता है, एक FSH होता है जिसको गोनेड्रोट्रोपिन कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन दोनों को ही कहा जाता है गोनेड्रोट्रोपिन, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। ICHS भी एक हार्मोन होता है। ये सारे के सारे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ ये पूछा जाएगा कि मादा का जो हार्मोन है इन निम्न में से कौन सा नहीं है, तो वहाँ पर आप लोगों को SCF भी दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए, यदि आपने ये सब करे होंगे तो आप लोगों के गलत नहीं होंगे। यदि हम बात करते हैं, यह महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करते हैं, कौन कौन से, FSH, याद रखना FSH करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रिलैक्सिन हार्मोन जिसकी मैं बात कर रहा था, रिलैक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, ये कॉर्पस ल्यूटेरियम, याद रखना कॉर्पस ल्यूटेरियम के द्वारा ये स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरोन मैंने आपको बता दिया, ये गर्भ से बनने में सहायक होता है, बहुत बार प्रश्न बन जाता है। अब प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा क्या होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं और ये आज का लास्ट टॉपिक होगा। प्लेसेंटा का मतलब है यहाँ पर विकसित हो रहे शिशु का पोषण प्रदान करने में इसका कार्य होता है। माँ का शरीर से प्रतिरक्षी शिशु में स्थानांतरित करने के लिए शिशु द्वारा उत्पादित व्यर्थ पदार्थ को बाहर निकालने में इसका प्रयोग होता है। यह गर्भाशय के अंतर्गत होता है, इस चीज़ को देख लेना, प्रश्न यहाँ से ही बन जाता है। प्लेसेंटा कहाँ होता है, तो गर्भाशय के अंतर्गत, ठीक है। अब बात करते हैं भ्रूण शिशु है को विकसित होने में कितना टाइम लगता है, 270 दिन या फिर 9 मंथ पूरे लगते हैं। यदि हम बात करते हैं मानव में नर युग्मक क्या होता है, चल होता है, आकार में मादा से छोटा होता है जिसको शुक्राणु कहते हैं। मादा युग्मक की बात करेंगे तो अचल होता है, आकार में मादा से बड़ा होता है जिसको अंडाणु या ओवम कहते हैं, इसको स्पर्म कहते हैं। आशा करता हूँ आज जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाया, जीव जनन तंत्र, जल्दी जल्दी पढ़ाया है, इसको आप लोग दोबारा से इस वीडियो को जरूर देख लेना क्योंकि यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। लगभग 27 मिनट में मैंने ये पूरा चैप्टर कराने की कोशिश की है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो जोशी सर क्लासेस देवभूमि को आप ज्वाइन करें। हमारे द्वारा 28 तारीख को, मैं बार बार बोलूँगा, हमारे द्वारा 28 मई को हिंदी मीडियम के लिए इम्पॉर्टेंट टेस्ट यहाँ पर मॉक टेस्ट होने जा रहा है हिंदी मीडियम के माध्यम के बच्चों के लिए जो वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। जो सीरियस स्टूडेंट हैं, यहाँ तक आपने पूरी वीडियो अवश्य देखी होगी, आपको कैसी लगी हमारे वीडियो को लाइक करें। आपके ज़्यादा लाइक हमें अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो जोशी सर क्लासेस देवभूमि से जुड़ें। मिलते हैं हम किसी दूसरी वीडियो में। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।